12 फरवरी 2025 और हमने मूवमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया है ट्यूसडे को यानी कल। और क्रैश कोर्स है इसलिए थोड़ा तेज तेज भाग रहे हैं। और हमने प्लान किया था कि इसके अंदर पेपर 2 के कुछ क्वेश्चंस पहले करेंगे और उसके बाद फिर पेपर 1 में जाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखिएगा पेपर 2 में आज टॉपिक भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब कोई नई हेडिंग पढ़ना चाहेंगे और नई हेडिंग है। हेडिंग दीजिएगा अगर आप लिखते हैं तो कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स क्या चीज होती है तो जरा डेफिनेशन सुने। डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, ये एक रॉड है। इस रॉड को मैंने इस पॉइंट के ऊपर दीवार के ऊपर सपोर्ट करके फिक्स किया हुआ है और अब मैं इस पर ऐसी दो फोर्सेस एग्जर्ट करना चाहता हूं जिनमें ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, सर दोनों फोर्सेस की इक्वल मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन है और दोनों फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है। दोनों फोर्सेस नॉट एक्टिंग एट सेम लाइन ऑफ एक्शन। दोनों फोर्सेस नॉट एक्टिंग एट सेम लाइन ऑफ एक्शन। क्या मतलब, अगर मैं इस फोर्स को उठा के यहां ले आऊं तो ये दोनों फोर्सेस मैं कहूंगा सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ गई। और अगर ये दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएं तो इट इज नॉट अ कपल। कपल के लिए जरूरी है कि पिवट के आइदर साइड्स होना चाहिए। पिवट के आइदर साइड्स होना चाहिए और नॉट एट सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ऐसी दो फोर्सेस, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग एट द सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन दीज फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ कपल। और इस कपल का काम है इस ऑब्जेक्ट को घुमा देना। आप गौर कीजिए, ये इधर से इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये इसको भी इधर से क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो याद रखिएगा जो कपल वाली फोर्स होती है वो हमेशा रोटेशन प्रोड्यूस करा देती है। और जब रोटेशन प्रोड्यूस कराएगी तो रोटेशन प्रोड्यूस कराने के फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं मूवमेंट। तो जनाब यहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और इस मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स को, देखिए फोर्सेस होंगी दो। 100 न्यूटन की यहां से फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन की यहां से फोर्स लग रही है। फोर्सेस दो हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में फोर्स एक मर्तबा यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा दो फोर्सेस है तो 200 ले लें, नहीं, फोर्स लेंगे वन टाइम। लेकिन इस फोर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों फोर्सेस के बिटवीन टोटल डिस्टेंस है। दोनों फोर्सेस के बिटवीन टोटल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल। तो जो दोनों कपल वाली फोर्सेस हैं उन दोनों कपल वाली फोर्सेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 मीटर का है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कपल। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छी बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अलबत्ता डेफिनेशन आपके सामने आ गई, फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अच्छा, एक और बात जो आप नोट कीजिएगा, बार बार हमें P1 के क्वेश्चंस में नजर आएगी, वो ये कि जब किसी बॉडी पर कपल एक्सर्ट करते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्सेस का कपल एक्सर्ट करते हैं तो सवाल यह है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए वेक्टर का मेथड होता है अपवर्ड फोर्स। ये अपवर्ड फोर्स है, ये पॉजिटिव है, ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये नेगेटिव है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तो याद रखिएगा रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। कपल की रिजल्टेंट फोर्स जीरो लेते हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो लेते हैं, लेकिन अगर हम इसका पूछना चाहें कि कपल की वजह से रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा, तो सर रिजल्टेंट मूवमेंट नॉट जीरो। जाहिर सी बात है ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
जाहिर सी बात है ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और अगर दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों मूवमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनका जो टोटल रिजल्ट है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट रिजल्टेंट मूवमेंट इज नॉट जीरो। तो ये आपने याद करना है कि कपल के अंदर ये क्वेश्चन आपको बार बार नजर आएंगे। लेकिन अब थोड़ी सी हमने एबीसीडीज की कर ली है, और थोड़ी सी एबीसीडी कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जनाब, चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स। बेटा ये माइक्रोफोन बंद करें, किस बच्चे के घर से आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, अब जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस आर है, और इस डिस्क के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, और ये दो जो डिस्क है, ये डिस्क जो है ये एक पिन के ऊपर आपने सपोर्ट की हुई है। ठीक है जनाब, जो डिस्क है उसको मैंने पिन के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर थ्री फोर्सेस ऐड कर देंगे, थ्री फोर्सेस। ये है जनाब फोर्स नंबर वन, ये है बेटा फोर्स नंबर टू, तीसरी फोर्स को अभी मैं 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूं। तो बताइए जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के अंदर जरा देखिए, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं कर रही। तो इस 1.2 न्यूटन की फोर्सेस से कपल बन रहा है। क्वेश्चन है, बताइए इस कपल का टॉर्क क्या होगा। कपल का टॉर्क लिखना है, खाली एक्सप्रेशन लिखना है बस। तो जनाब अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि कपल का टॉर्क निकालना हो तो फोर्स लिखेंगे एक मर्तबा, फोर्सेस हैं दो, फोर्स लिखेंगे एक मर्तबा, और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बिटवीन डिस्टेंस से, और डिस्टेंस मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल। देखिए कपल को मैंने हॉरिजेंटल बनाया है, और जो डिस्टेंस है उसको बेटा मैंने वर्टिकल बनाया है, और जब मैंने वर्टिकल बनाया है तो इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आर प्लस आर यानी 2r है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये बन जाएगा 2.4 आर, ये बन जाएगा 2.4 आर। ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो उन्होंने कहा था कि कपल टॉर्क ऑफ कपल का की एक्सप्रेशन लिखिए, वो बेटा मैंने लिख दी। अच्छा अब जरा और आगे चले, क्या बोल रहे हैं आगे, कह रहे हैं फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, थीटा निकाल के बताएं। सवाल है थीटा निकालें। सर थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए जरा गौर से देखिएगा होश में हो क्या रहा है। कह रहे जनाब कि जो डिस्क है ना ये पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम में। अगर डिस्क इक्विलिब्रियम में है, अगर डिस्क इक्विलिब्रियम में है तो आप नोट कीजिएगा कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और कोई सा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो जो कपल की वजह से मूवमेंट आ रहा है, कपल की वजह से, सर कपल की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है आप नोट कीजिएगा वो क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये तो क्लॉक वाइज मूवमेंट है जो कि कपल से आ रहा है। सर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहां से आ रहा है, तो जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब ये वाली जो फोर्स है ना ये बना रही है एंगल, जब ये एंगल बना रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है जनाब, ये जो पिन है सर ये पिन सपोर्ट है, पिन जो है ये पिवट है, और हम जानते हैं कि जो फोर्स पिवट में से पास करे, ठीक है ना, अब हम फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं, हम लोग फोर्स को एक्सटेंड कर देते हैं, और फोर्स को एक्सटेंड करके जो फोर्स पिवट में से पास हो रही होती है, याद रखिएगा उससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो ये जो 6 न्यूटन की फोर्स है इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, आपको पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट cos थीटा होता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट दैट इज 6 cos थीटा, it cannot produce turning effect. Why? Because it is passing through pivot. तो 6 cos थीटा को तो मैं इग्नोर मार रहा हूं, 6 cos थीटा को तो बेटा मैं इग्नोर मार रहा हूं, ये मैंने इग्नोर मार दिया। हॉरिजेंटल कंपोनेंट को बेटा मैंने इग्नोर मार दिया।
वरना ज्यादा एरो होंगे ना समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप जरा नोट कीजिएगा कि इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस 6 न्यूटन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सर वर्टिकल कंपोनेंट होगा 6 साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा। ठीक है जनाब, उससे प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेटा मैं थीटा कैलकुलेट करने जा रहा हूं, और थीटा कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं वर्किंग यहां कर रहा हूं। लिखिएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सर क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट वो सर कपल से आ रहा है, और कपल वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दैट इज 2.4 आर। ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट कपल वाला मूवमेंट इट इज 2.4 आर। ठीक है जनाब, अब आ जाइए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सर ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सर वो जनरेट हो रहा है 6 साइन थीटा से, 6 साइन थीटा से। और ये जो 6 साइन थीटा है, सर ये 6 साइन थीटा पिवट से कितना दूर है, पिन से कितना दूर है? तो सर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सर इट इज आर अपॉन टू, इट इज आर अपॉन टू। ठीक है ना, इट इज आर अपॉन टू। तो आर अपॉन टू 6 साइन थीटा का पिवट से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और 2.4 आर ये कपल वाला है। अब तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों तरफ आर से बेटा आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2.4 ऐसे ही रहेगा, इधर 6 को 2 से कैंसिल करो तो ये 3 हो गया, 3 सर वहां मल्टीप्लाई, सर 3 यहां आगे डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा हो गया 2.4 अपॉन 3, साइन थीटा हो गया 2.4 अपॉन 3। सर इसमें से थीटा निकालना है, जब आप इसमें से थीटा निकालोगे तो बेटा ये साइन उधर क्या बनेगा, साइन इनवर्स। और कोई बच्चा जल्दी से कैलकुलेटर चला के हमें आंसर बता दे कि साइन इनवर्स 2.4 अपॉन 3 करेंगे तो सर ये थीटा आ रहा है, साइन इनवर्स 2.4 अपॉन 3 करेंगे तो ये थीटा, ये बोले कितना 53 आ रहा है, 53 डिग्री आ रहा है। ठीक है जनाब, 53 डिग्री आ रहा है। तो कपल का बेटा ये एक सवाल था जो कि मैंने आपको कराया, और मैं P1 में से भी कपल के बहुत सारे सवाल निकाल दूंगा। अलबत्ता कपल का P2 में मुझे एक ही सवाल मिला है, टोटल एक सवाल मिला है काफी ढूंढने के बावजूद। अच्छा जी, थीटा आ गया, थीटा आने के बाद एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में कोई आसान सा सवाल होना चाहिए। स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क। डिस्क पर कितनी फोर्स लग रही है, डिस्क पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है? तो ये बताइए, किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा, ये वाला 1.2 और ये वाला 1.2, कलीम तुम बताना, 1.2 1.2 इन दोनों का टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी कलीम? 2.4। जबरदस्त, क्लास के शुरू में पढ़ाया और फिर आपने बेवकूफाना आंसर दे दिया। सर कपल का रिजल्टेंट जीरो होता है, कपल का रिजल्टेंट जीरो होता है, कपल का रिजल्टेंट जीरो होता है। ये मैंने अभी आपको बेटा ब्लैंक पेज पे पढ़ाया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कपल लग रहा है तो कपल में इक्वल फोर्सेस होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स से कैंसिल, इसी तरह राइटवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स से कैंसिल। तो भाई कपल की रिजल्टेंट फोर्स कलीम भाई जीरो होती है। तो 1.2 और 1.2 दोनों का रिजल्टेंट जीरो, कपल की रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है। तो वो तो सर जीरो हो गई, और जब वो जीरो हो गई तो अब बाकी कौन सी फोर्स बची? तो सर पिन पर अब एक ही फोर्स सर इसके ऊपर लग रही है, डिस्क के ऊपर, दैट इज 6 न्यूटन। 6 न्यूटन की फोर्स, 6 न्यूटन की फोर्स प्लेट पे या डिस्क पे लग रही है, कपल वाली फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो 1.2 न्यूटन और 1.2 न्यूटन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और जब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट मार देंगे 1.2 1.2, तो इनके कैंसिल आउट मारने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है 1.2 वाली वो जीरो हो जाएगी, और जो फोर्स बाकी बचेगी इट विल बी ओनली 6 न्यूटन फोर्स। तो ये सवाल हो गया खत्म। अच्छा जी, ये कपल का बेटा एक सवाल था, और मैं आपसे कह रहा हूँ P1 में मैं आपको चला और बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, आज हम सर कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। इस सवाल को भी अगर चाहें तो जरा जल्दी से निपटा लें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो आज नया टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं, पहले जरा नया टॉपिक है। सर नया टॉपिक है क्या आज का? आज का नया टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। हेडिंग दीजिएगा, पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस, तो पैरेलल फोर्सेस में क्या हो रहा है, तो जरा देखिए,
पहली बात तो पूछ रहे हैं स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। इफ द नेट मूवमेंट इज जीरो देन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब जरा आ जाइए इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि एक बीम है, इस बीम के ऊपर 4 फोर्सेस हमें नजर आ रहे हैं कि एक्ट कर रही हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल है। 22 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड, वेट ऑफ व्हील, वेट ऑफ व्हील, वेट ऑफ बीम, 4 फोर्सेस तो हमें नजर आ रही हैं। और इन 4 फोर्सेस को लेकर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे ए को पिवट मान लें, ए को पिवट मान लें, ए को बेटा हमने पिवट मान लिया। और ए को पिवट मानने के बाद, ए को पिवट मानने के बाद आपने डब्ल्यू कैलकुलेट करना है और ये 14 न्यूटन होगा। डब्ल्यू कैलकुलेट करना है और ये 14 न्यूटन होगा। ठीक है जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे तो आइए देखते हैं। ये बताइए, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा? यस सर। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा? यस सर। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा? यस सर। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है ना? तो 3 फोर्सेस क्लॉकवाइज घुमा रही हैं और एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, अगर हम इसको मान लें पिवट। ठीक है, और जब मैंने इसको मान लिया पिवट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में सर वेट डब्ल्यू, पहला वेट ये वाला सर, ये 0.45 मीटर दूर है, तो बड़ा सिंपल है। प्लस सर ये वाला वेट, सर ये वाला जो वेट है ना पिवट यानी ए से, 1.4 प्लस 0.45, तो ये हो गया 1.85 दूर है। प्लस बी से 90 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सर ये जो 90 न्यूटन की फोर्स है, ये 90 न्यूटन की फोर्स कितनी दूर है? तो पहले पूरी बीम की टोटल लेंथ निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। कोई बच्चा मुझे जरा जल्दी से बताए, टोटल लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 2, टोटल लेंथ ऑफ बीम डिवाइडेड बाय 2, 1.85। मैंने बेटा नीचे मार्किंग स्कीम से देख लिया, आप लोग टाइम लगा रहे हो। 1.85। ठीक है जनाब, पूरी लेंथ ऑफ बीम को यानी इन तीनों को बेटा प्लस करो और 2 से डिवाइड कर लो, तो वो सेंटर आ जाएगा। सेंटर से डिस्टेंस जो है 19 न्यूटन फोर्स का मोमेंट आर बन जाएगा, इक्वल टू इस 22 न्यूटन का फोर्स। सर ये 22 न्यूटन का तो फोर्स है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये 22 न्यूटन वाली जो फोर्स है, इट इज मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ बीम, और टोटल लेंथ ऑफ बीम जो है ना, इट इज 2.6 है, इट इज 2.6। तो ईमानदारी की बात है कि सर ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पैरेलल फोर्सेस वाला सवाल, वाकई बहुत आसान सा सवाल है कि हमने एक पॉइंट को पिवट माना और क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हाँ क्या आ रहा है बोले? 1.85 टोटल 2.6 है, 2.6 का आधा ही है क्या है? अरे चलो मैंने इसको इरेज कर दिया, आप बताएं टोटल लेंथ कितनी है? टोटल कितनी? टोटल मैंने सही लिखी है 2.6, और 2.6 को आधा करेंगे तो 1.3 हो जाएगा। ठीक, और जब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा 14। ठीक है बेटा, डब्ल्यू आ गया 14। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बेटा डब्ल्यू आ जाएगा 14। अच्छा जी, उसके बाद एक और सवाल है, कह रहे अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस सब बराबर होंगी। अपवर्ड फोर्स नजर आ रही है 22, और डाउनवर्ड फोर्सेस में जरा देखिएगा, डब्ल्यू 2 है, 14 प्लस 14, एक 90 न्यूटन की फोर्स है। 2 डब्ल्यू है बेटा, एक 90 न्यूटन फोर्स है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस 3 है, और तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट काफी बड़ा आएगा। अपवर्ड फोर्स खाली एक है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो सपोर्टिंग पॉइंट है ना, इस सपोर्टिंग पॉइंट से भी कोई एक फोर्स ऊपर लग रही होगी। इस तरह का सवाल मैं आपको कल करा चुका हूं। सपोर्टिंग पॉइंट से भी सर कोई फोर्स लग रही होगी, पॉइंट ए से भी कोई फोर्स ऊपर लग रही होगी। ठीक है ना, जो ऊपर की तरफ लग रही होगी। और आप इक्वेशन मैंने बड़ी सिंपल सी बनाई हुई है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 25 न्यूटन। ये जो फोर्स फ्रॉम ए निकलेगी, इट विल बी 25 न्यूटन। 14 प्लस 14 प्लस 19 माइनस 22,
रिजल्ट आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है जनाब। तो ये पैरेलल फोर्सेस का बेटा एक सवाल मैंने करा दिया। एक और सवाल है बेटा, ये भी पैरेलल फोर्सेस का है और ये भी नवंबर 2019 है, इसका मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। इस सवाल में क्या खास बात है सर? खास बात ये है कि सर हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस में अब्दुल्ला को बोलते हैं, अब्दुल्ला आगे चला लेगा ना बोल। अच्छा अच्छा बेटा, हमने जितने भी सवाल करे होते हैं उसके अंदर यूजुअली एक पिवट होता है। इस क्वेश्चन में देखिएगा सर, पिवट दो है। एक पिवट एक सपोर्ट ए से आ रहा है और दूसरा पिवट दूसरे सपोर्ट बी सी से आ रहा है। ठीक है ना? दो सपोर्ट है, एक सपोर्ट बी से और एक सपोर्ट सी से आ रहा है। सर दो सपोर्ट्स हैं और दोनों सपोर्ट से रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रही है। दोनों सपोर्ट से रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रही है। दोनों सपोर्ट से रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रही है, एफ बी। ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, वो आपको आता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट एफ बी कैलकुलेट करना है और खुद कह रहे हैं कि सी को पिवट लें। ठीक है जी, सी को पिवट ले लिया मैंने। सर जब आप सी को पिवट ले लेंगे ना, तो सर सी से जो फोर्स जनरेट हो रही है उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया। उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो हो गया। तो अब जो फोर्स बाकी बची सर, एक तो बी वाली फोर्स बाकी बची जो कि क्लॉकवाइज घुमा रही है, और 750 वाली एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। 380 वाली सर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो दो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है और एक फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है। क्लॉकवाइज एफ बी क्लॉकवाइज और बाकी दोनों फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जनाब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एफ बी, कोई बच्चा मेरी हेल्प करे। जैन बेटा, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, बताइए एफ बी पिवट से कितना दूर है? एफ बी पिवट से कितना दूर है? ये ग्रीन लाइन की लेंथ कितनी होगी जी? ग्रीन लाइन की लेंथ कितनी होगी? टोटल 9 मीटर है। टोटल 9 मीटर है। बिल्कुल सही सर, टोटल 9 मीटर है। 9 मीटर में से 2 मीटर ये वाला हटा दें और सर 2 मीटर ये वाला हटा दें। 9 - 2 - 2, तो सर ये बन गया 5 मीटर। बिल्कुल सही आपने बताया। एफ बी 5 मीटर दूर है, इज इक्वल टू। अब आ जाइए, एक तो टर्निंग इफेक्ट 750 से पैदा हो रहा है और एक टर्निंग इफेक्ट 380 से जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब जो 380 से हो रहा है सर, उसके लिए क्या करें भाई? टोटल 9 मीटर है। टोटल 9 मीटर है सर, आधा करा तो 4.5 हो गया। पर 4.5 पिवट से डिस्टेंस नहीं है। हाँ जवेरिया, आप मुझे बताइए पिवट से कितना दूर है ये 380 वाला? 380 वाला 380 वाला पिवट से कितना दूर है बेटा जवेरिया? टोटल 9 मीटर। 2.5। अब मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। टोटल 9 है, 9 का आधा करा 4.5। 4.5 में से 2 ये वाला हटा दिया तो बाकी बचा 2.5। बिल्कुल सही। अच्छा जवेरिया, आप ही हमें बता दें ये 7.5 वाला कितना दूर है? एक मिनट हो गया, मैंने 2.5 इसका लिखना था जो उधर लिख दिया। हाँ, इसका क्या बता रही हैं आप, कितना है ये 750 वाला? बिल्कुल सही, 1.6। सर इस वाले 3.6 में से आपने 2 को माइनस करवा दिया। बहुत अच्छी सब्ट्रैक्शन आपने सारी की सारी की है और इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से एफ बी आ जाएगा। आराम से एफ बी आ जाएगा। इस सवाल का सेकंड लास्ट पार्ट मुश्किल है। आपको बच्चा बेटा बताया एफ बी क्या आ जाएगा? अच्छा खा, जो भी एफ बी आ जाएगा हमने उसका कोई आगे काम नहीं करना, उसको छोड़े। एफ बी निकालने को छोड़े। अब जरा क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन है क्या सर? क्वेश्चन ये है, गौर से सुनिएगा, कि इस बंदे ने, ये तो बंदा खड़ा हुआ है, इसके टर्निंग इफेक्ट को मैं हटा रहा हूं यहां से। इस बंदे ने वॉक करना शुरू कर दिया। पढ़िए, लिखा है द मैन वॉक्स टूवर्ड्स एंड डी। डी की तरफ जा रहा है पर्सन, जो बंदा खड़ा हुआ है। मैन वॉक्स टूवर्ड्स एंड डी, डी की तरफ जा रहा है। डी की तरफ जाता रहा जाता रहा जाता रहा, एकदम से जो बी में ये
व्हेन एफ बी बिकम जीरो, एफ बी बिकम जीरो जब होता है, एफ बी बिकम जीरो जब होता है, एफ बी है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जब जीरो होती है जब कॉन्टैक्ट टूट जाता है, कॉन्टैक्ट जब टूटेगा सर जब ये ऊपर उठ जाएगा, ये जैसे ही ऊपर उठेगा कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो कह रहे एफ बी बिकम जीरो, एफ बी बिकम जीरो का मतलब सर ये जो है ना एफ बी जीरो हो गया, इसका मतलब है कि वो इतना टिल्ट हो गया, इतना टिल्ट हो गया कि टिल्ट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठ गया। एफ बी फोर्स नहीं है, एफ बी जीरो हो चुका है। अब सवाल ये है कि बताइए ये बंदा कहाँ होगा। तो पहली बात तो ये कि जो सर ये जो बंदा है ना, ये पक्की बात है सर, ये बंदा राइट हैंड पे आ चुका होगा। ठीक है बेटा, ये जब भी टिप कर सकता है वरना तो ऐसे टिप नहीं करा सकता। ठीक है ना, तो ये बंदा इस तरफ आ चुका होगा। तो बेटा इस बंदे को पहले तो मैंने यहां से इरेज कर दिया और मैंने कहा 750 न्यूटन का बंदा यहां पर आ चुका है। और ये कितना दूर है, इस डिस्टेंस को बेटा मैंने बोल दिया डी, इस डिस्टेंस को बेटा मैंने बोल दिया डी। 750 न्यूटन का बंदा पिवट से जितना दूर है इसको बेटा मैंने कह दिया डी। और जब बेटा मैंने इसको डी कह दिया तो गौर से सुनिएगा, ये जीरो हो चुका है, पिवट से निकालने वाली फोर्स जीरो हो चुकी है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जरा दोनों को इक्वेट करके चलिएगा। 380 न्यूटन, सर 380 न्यूटन तो अपनी जगह पर ही है, 380 न्यूटन फोर्स तो अपनी जगह पर ही है, 380 न्यूटन फोर्स अपनी जगह पर ही है। इक्वल टू, सर बंदा राइट हैंड पे चला गया, जब बंदा राइट हैंड पे चला गया तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। बंदे का वेट 750 है और ये 750 वाला बंदा कितना दूर है, उस डिस्टेंस को बेटा मैंने डी लिखा है। इट इज नॉट एक्स, इट इज डी। डी का मतलब पिवट से डिस्टेंस, डी का मतलब पिवट से डिस्टेंस। बेटा पहले डी निकाले, कोई बच्चा बेटा सॉल्व करके बताए डी क्या आ रहा है। 380 2.5 डिवाइडेड बाय 750, पहले बेटा डी निकाल के बताइए मुझे। थ्री 80 न्यूटन का वेट अपनी जगह पर है जो कि इसको घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और 750 वाला बंदा कहीं मौजूद है, उसका डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है, जो हमें कोई बच्चा हमारी हेल्प नहीं कर रहा। पहले निकालेंगे डी, और जो डी आ जाएगा, जो डी आ जाएगा तो एक्स बराबर होगा 2 - डी। क्या मतलब, क्वेश्चन में उसने पूछा है एक्स वो डिस्टेंस है जो दूसरे एंड से, एक्स वो डिस्टेंस है जो दूसरे एंड से, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दैट इज एक्स। हमने एक्स कैलकुलेट करना है, तो एक्स डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हम लोग कैलकुलेट कराएंगे डी, पहले हम कैलकुलेट कराएंगे डी, और जब डी आ जाएगा तो उस डी को 2 मीटर में से माइनस करेंगे, क्योंकि राइट हैंड के ऊपर अगर आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर का है, जो टू ये वाला डिस्टेंस जो बेटा ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर का है, 2 मीटर में से डी माइनस करेंगे तो इस तरफ का डिस्टेंस एक्स आ जाएगा, इस तरफ का डिस्टेंस एक्स आ जाएगा। तो जरा नीचे मार्किंग स्कीम में देखते हैं, उसने भी 2 - एक्स से ही सॉल्व करवाया है, उसने डी नहीं लिखा, डायरेक्ट 2 - एक्स लिखा है, और 2 - एक्स से जब उसने सॉल्व करा है तो बेटा एक्स का रिजल्ट आएगा 0.7, इसका मतलब है डी आ रहा होगा 1.3, डी आ रहा होगा बेटा 1.3, 2 में से 1.3 को माइनस करा तो ये बन गया 0.7। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास कोई हेडिंग वाइज कोई सवाल नहीं बाकी बचा है कि मैं बोलूं कि ये वाला सवाल अब हम करने जा रहे हैं। अलबत्ता इस क्वेश्चन को देख लें, देख लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है जरा देखिएगा। या यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट कार्ड ABCD is freely pivoted by a point at point P। अच्छा जी, जो पिन लगी हुई है बेटा वो यहां लगी हुई है, ठीक है ना, अब सेंटर में नहीं लगी हुई, इस दफा पिन लगी हुई है पी पर। अच्छा, कार्ड को अभी इन्होंने हेल्ड किया हुआ है, कार्ड को अभी इन्होंने अपने हाथ से रोका हुआ है वर्टिकल प्लेन में, यानी समझ ले दीवार के ऊपर हमने इसको लगाया हुआ है बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने अपनी फिंगर टिप से इसको रोक के रखा हुआ है। कार्ड का अपना वेट
0.15 न्यूटन है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट कर रहा है, सही बात है। और ये पी के अराउंड इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा, घुमाने की कोशिश करेगा। ईच साइड ऑफ कार्ड लेंथ 17 सेंटीमीटर, खुद क्वेश्चन ने बताया 17 सेंटीमीटर लेंथ है। अच्छा जी, पॉइंट पी 4 सेंटीमीटर है सर, वो डायग्राम में नजर आ रहा है। लाइन बी डी इज वर्टिकल, हाँ सर लाइन बी डी वर्टिकल नजर आ रही है। अब कार्ड को उन्होंने छोड़ दिया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के कार्ड को पकड़ा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने फिंगर से उन्होंने कार्ड को यूं रोका हुआ था, ये फिंगर से रोका हुआ था। अब उन्होंने फिंगर हटा ली, जैसे ही फिंगर हटाई तो कार्ड घूम गया, नीचे की तरफ कार्ड घूम जाएगा। अगर मैं हटाऊंगा तो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ घूम जाएगा, और नीचे की तरफ घूम के कम टू रेस्ट, नीचे आके रुक जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मूवमेंट। मूवमेंट कैलकुलेट करना है। किसका मूवमेंट कैलकुलेट करना है? 0.15 न्यूटन वाली फोर्स का मूवमेंट कैलकुलेट करना है। आपने ये वाली फोर्स हटा दी, इस फोर्स को हटाते ही जो इसका वेट है सर, वेट इसको घुमा देगा। जब वेट इसको घुमाएगा तो वेट घुमाने के लिए हमें कैलकुलेट करना है इस वाली ग्रीन लाइन की लेंथ। और ग्रीन लाइन की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? तो ये आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ग्रीन लाइन की लेंथ मैथमेटिक्स से, ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगी, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। ठीक, सर क्या कैलकुलेशन करनी होगी तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा सुनो। आप करना बेटा ये कि मुझे ग्रीन लाइन की लेंथ निकालनी है, जिसको भी थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी, क्यों? सर ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल, और अगर एक 45 डिग्री का एंगल है तो सर ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। तो ये वाली लेंथ के बराबर होगी। इस लेंथ का बेटा मैंने नाम रख दिया एल। इस लाइन का बेटा मैंने लेंथ का नाम रख दिया एल। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। सर पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2l स्क्वायर। बेटा कोई बच्चा जरा मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताए, 2l स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 मारे के डिवाइड हो गया, अंडर रूट कर आके बेटा बताओ आंसर क्या आ रहा है? 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन अंडर रूट, या 17 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कर लो। मुझे पता है बेटा आप कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, पूरा 12 मीटर आ रहा है। चलें जी, ठीक है, हमने बात मान ली भाई 12 मीटर आ रहा है। ठीक है जनाब, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एल की वैल्यू निकालना है। जब एल की वैल्यू आ जाए, पूरी लेंथ आ जाए, तो खुद बताइए अगर 12 मीटर पूरी लेंथ है तो ये वाली जो लेंथ है ना, सिर्फ ये वाली लेंथ, सर ये वाली लेंथ होगी 12 - 4, 12 - 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। 12 - 4 8 सेंटीमीटर। और इस 8 सेंटीमीटर को लेकर आप टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 4 से 0.15, 4 से बेटा 0.15, और इसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सॉल्व करोगे तो बेटा टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। बस एक ही फोर्स लग रही है, उस एक ही फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है। फोर्स है 0.15 न्यूटन, और 0.15 न्यूटन की जो फोर्स है उसका जो टर्निंग इफेक्ट है, वो टर्निंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि कार्ड नीचे आके रुक क्यों जाता है? कार्ड नीचे आके रुक क्यों जाता है? भाई कार्ड जो है ना, जब घूमेगा और घूम के नीचे आके रुक जाएगा तो पता क्या होता है? सर इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट पिन के नीचे आ जाएगी। आप देखिएगा ये घूमकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्ट पिन के नीचे आ जाएगी, और जब पिन के नीचे आ जाएगी तो यही एक फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। तो सर ये फोर्स अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ओरिजिन में, सॉरी, पिवट में से पास होगी। अगर इस फोर्स को मैं एक्सटेंड करूंगा तो सर ये पिवट में से पास होगी। और याद है जब पिवट में से कोई फोर्स पास होती है तो उसका टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाता है, तो ये बात मैंने कॉपी पेस्ट मारी नहीं है, नीचे लिखनी चाहिए थी, मुझे कॉपी पेस्ट मार देनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज
बीनीथ पी, ठीक है ना, एग्जैक्ट पी के नीचे आ जाएगी, बीनीथ पी नो टर्निंग इफेक्ट। मतलब कोई टर्निंग इफेक्ट होगा ही नहीं, टर्निंग इफेक्ट बेटा जब कोई होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ।